मिशन 23 में फॉर्मूला रिपीट। कांग्रेस भाजपा का पुरानी परदाव, नई सियासत का पुराना घोषणा पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों ने जोर आजमाइश अभी से शुरू कर दी है। नेता पाला बदलेंगे या नहीं, किसका फॉर्मूला चलेगा या नहीं, ये बात और है। लेकिन जो दोनों दलों में कॉमन नजर आ रहा है वो पुराने मुद्दों पर नया दांव है। भाजपा ने जहां एक और पुरानी योजनाओं को रीलॉन्च किया और उसके सहारे जनता से कनेक्ट होने की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ ने भी कुछ ऐसा ही पासा फेंका है। क्या है वापसी का कार्ड, डालते हैं एक नजर। भाजपा सरकार ने की रीलॉन्च योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, जन अभियान परिषद, माँ तुझे प्रणाम योजना। सीएम शिवराज ने योजना न केवल रीलॉन्च की बल्कि प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मियों को बाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया। शिवराज ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना ही बनाई थी। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। और आज मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े। इनकी क्या अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। हम यहाँ चैन से इसलिए है कि वो दिनों रात वहाँ बर्फीले पहाड़ों पे खड़े हैं। तो मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम यहाँ बैठे कम से कम वहां जाके देखें तो कि हमारे सैनिक, हमारी सेना, वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमने तय किया माँ तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण माँ मतलब भारत माता सुरक्षित है। जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर शिवराज संगठन के साथ मिलकर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे तौर पर संगठन की कमान को थाम कमलनाथ भी फिर किसानों और कर्मचारियों पर दांव खेल रहे हैं। कमलनाथ ने हालिया ऐलान किया कि अगर कांग्रेस सरकार में लौटी तो किसानों की कर्ज माफी के साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करेगी। हमारा कृषि क्षेत्र देखिए, जिस तरफ देखे क्या हालात। कांग्रेस की कार्यकाल था, 15 महीने थे कांग्रेस के कार्यकाल। मैं मुख्यमंत्री बना, 11.5 महीने में हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में, दूसरी किश्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। गौर हो कि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसे आजमाना चाहती है। लेकिन वहीं अन्नदाता के मुद्दे पर जब कांग्रेस बोली तो भाजपा हमलावर नजर आई। देखिए, कांग्रेस पहले घोषणा पत्र लाती थी और घोषणा जो करती थी, वादे करती थी, वो पूरे नहीं करती थी और इसलिए घोषणा पत्र पे विश्वास उठ गया। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक नई चाल चली, सौगंध खाते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, जैसा सतीश जी ने कहा। राजस्थान में भी कहा राहुल गांधी ने, गिनती करी थी 1 2 3 4 5 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन कितने महीने हो गए, 40 महीने हो गए, नहीं बदल पाए, कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में हाल हुआ, युवाओं से कहा था कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वालों को, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिया। एक बार धोखा खा सकती जनता, दोबारा कभी नहीं, और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। बहरहाल जो गौर करने वाली बात है वो ये कि कांग्रेस हो या भाजपा, सियासत में दोनों दल नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात को चरितार्थ करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पुराने मुद्दे पर नया दांव चलने को तैयार है, लेकिन जनता के बीच किसका ये दांव कितना चल पाएगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24।
नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे फॉर्मूले की जो सियासी दल इस वक्त तैयार कर चुके हैं। हालांकि रिपीट फॉर्मूले को एक बार फिर से 2023 में ले जाने की तैयारी है, लेकिन क्या इसके जरिए सत्ता पर भी काबिज हो पाएंगे? क्या सत्ता वापस बीजेपी को मिल पाएगी, या फिर कांग्रेस जो राह देख रही है कि अगर वापस लौटे तो एक बार फिर से अन्नदाता की कर्ज माफी करेंगे? लेकिन क्या इस बार अन्नदाता इस बारे में सोचेंगे, कांग्रेस को मौका देंगे? बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या योजनाओं की रीलॉन्चिंग करा पाएगी सत्ता वापसी? क्या कमलनाथ को मिलेगा फिर अन्नदाता का साथ? क्यों सियासी दल आजमा रहे पुराना फॉर्मूला? भाजपा संगठन की कवायद की क्या काट लाएंगे नाथ? कमलनाथ एक बार फिर से संगठन में सक्रिय होकर उसे मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर, बूथ मजबूती को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस की रणनीति ऐसी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? आखिर कौन सी वो बात होगी जो जनता को लुभाने में कामयाब रहेगी? इस पर बात करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। तो शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी बुंदेला साहब, क्योंकि कमलनाथ जी भी एक बार फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि आप वचनबद्ध हैं अन्नदाता की कर्ज माफी को लेकर, और साथ ही साथ पुरानी पेंशन लागू करने की भी बात आपने कर दी है। तो क्या लग रहा है ऐसा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस बात का फायदा मिला है कांग्रेस को, और अब मध्य प्रदेश में आप इसी के सहारे उम्मीद लगाए हुए हैं? लेकिन नाज़रीन जी, सबसे पहले तो ईद की पूर्व संध्या पर मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरे भाजपा की प्रवक्ता सनवर पटेल भी बैठे हैं। भले ही भाजपा में हो तो क्या हुआ, ईद की बधाई तो उनको भी दी जा सकती है। उनको भी मैं ईद की मैंने सुबह भी उनको बधाई दी थी, सुबह ही मेरे साथ चैनल पर थे। अब नाज़रीन जी मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई चुनावी पैंतरा नहीं फेंकती, ना ही हम चुनाव को देखते हुए कोई इस तरह की पैंतरेबाजी करते। हम तो जनहित के कार्य करते नाज़रीन जी, और हम तो जनता के हितों की बात करते। हम कभी झूठी बयानबाजी नहीं करते थे। कमल पटेल जी, क्या ये वही कमल पटेल जी ना जी जिन्होंने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया था कि हाँ 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और 12,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है? आज ये दूसरी बात कर रहे हैं, और ये अक्सर करते हैं, तो ये झूठ है। पहली बात नाज़रीन जी, क्या ही आप, अगर भाजपा को लगता है कि चुनावी पैंतरा है, हम कह रहे हैं कि पेंशन की बहाली की जाए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हमने देखा कि बुजुर्ग लोगों का भविष्य खतरे में होता है रिटायरमेंट के बाद, कोरोना जैसी भयावह त्रासदी होती है कि इलाज करवाने के लिए उनको अपनी घर संपत्ति जेवर बेचना पड़ता है। वहां से जरूरत महसूस होती है पेंशन बहाली की, क्योंकि पेंशन बंद किसने की थी नाज़रीन जी? हमने तो नहीं की। ये अटल बिहारी सरकार, वाजपेयी सरकार के समय है जब पेंशन पूरे देश में बंद की गई थी। उन्होंने सिफारिश की थी, पेंशन बंद हो गई। अब नाज़रीन जी आप देखें, हमारे ही दो राज्य कांग्रेस राज्य शासित राज्य है, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान, जिन्होंने सबसे पहले पेंशन बहाल की। आप पूरे देश में जाकर किसने बहाल की? कांग्रेस पार्टी की दो सरकार। अगर ये जनहित का मुद्दा नहीं है, अगर ये चुनावी पैंतरा लगता नहीं, ठीक कहा आपने कि जनहित का मुद्दा है और चुनावी पैंतरा नहीं है। सनवर साहब देखिए, 2 राज्यों में कांग्रेस ने इसे लागू किया है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है जब कांग्रेस किसी मुद्दे पर बात करती है कि जहां आपकी सरकारें वहां करके दिखाइए, तो इस मामले में तो एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस। तो क्या लगता है कमलनाथ जी अगर ये बात मध्य प्रदेश के लिए कह रहे हैं, आने वाले चुनावों के मद्देनजर कह रहे हैं, तो जनता के मन पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए नाज़रीन जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। हमारे विद्वान साथी अवनीश जी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि पेंशन पुरानी लागू कर दी। हम लागू करेंगे, ये चुनावी पैंतरा है। उन्होंने कहा है कि हम लागू करेंगे। फिर हमारे अवनीश जी ने कहा, विद्वान साथी ने, कि अटल जी ने इसको बंद किया था। देखिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसका निर्णय लिया था। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जो चुनाव के लिए लाए जा रहे हैं, इनका इसलिए असर नहीं होना है कि 2018 के चुनाव में जो 973 वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे,
उस वचन पत्र में 973 में से एक भी वचन पूरी तरह से नहीं किया कांग्रेस ने 15 माह में। लगातार मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया। ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में से चालू हुई और देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनी, ऐसी योजनाओं को भी उन्होंने, जनहितैषी योजनाओं को भी बंद करने का काम कर दिया। तो उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता को यह ध्यान में आ गया, बार बार आप धोखा नहीं दे सकते। 2018 के बाद नाजनीन जी 2019 का चुनाव आया। 19 में 29 में से 28 लोकसभा सीटें कांग्रेस हारी, इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। फिर 20 का उपचुनाव आया, उसमें 28 में से 19 सीटें कांग्रेस हारी, इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। फिर 2021 में भी 4 में से 3 सीटें हारी, इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। देखिए, विद्वान साथी है हमारे अवनीश जी, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं तो उनका स्वागत करता हूं। लेकिन अवनीश भाई जैसे तमाम युवा आज वहां परेशान है, आज वहां कुंठित है, क्योंकि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, वहां कोई परिवर्तन होता नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक पद छोड़ा तो उनसे भी वरिष्ठ नेता को लिया। ठीक है, नेताओं के परिवर्तन का विषय आज नहीं है। बात यह है कि मुद्दे परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे, क्यों योजना रिपीट करनी पड़ रही है, रीलॉन्चिंग की जरूरत पड़ रही है। दुबे जी भी हमारे साथ हैं। दुबे जी, सनवर साहब ने कहा कि 15 महीने में ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो कांग्रेस पूरा कर सकी हो। क्या 17 साल में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या किसी भी सरकार की हम बात करें, 15 महीने एक पूरे घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए किसी भी एक योजना, जो बड़ी योजना थी अन्नदाता की कर्ज माफी जैसी योजना, आपको लगता है कि ये थोड़ा तर्कसंगत लगता है कि वो 15 महीने में हो सकती थी, या 5 साल का वक्त था, अगर मिलता तो शायद कुछ अलग परिणाम भी दिख सकता था? कांग्रेस आज कह सकती है कि हमें पूरा कार्यकाल करने का मौका नहीं दिया गया, केवल हम 15 महीने काम करने को मिला। क्योंकि कई बार राजनीति में होता है कि हम जो मुद्दे उठाते हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, कई मुद्दे ऐसे होंगे कि भाजपा 15 वर्ष में हल ना कर पाई है। तो ये राजनीति में कोई ऐसा जादू की खड़ी नहीं होती कि हमने जो कहा उन्हें तुरंत क्रियान्वयन रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार 1.5 साल में गिर गई, चाहे वो अपने नेताओं का संकट के कारण, चाहे भाजपा की रणनीति के कारण। क्योंकि कांग्रेस के पास बहाना है कि हमें भी 5 साल पूरा कार्यकाल करके तो हम इन मुद्दों को हल करते। तो ये राजनीति में होता है कि बहाना ढूंढा जाता है, बात की जाती है, और इसी के आधार पर इस जनता के सामने आप क्या कहते जाएंगे? डायरेक्ट से कुछ कहते नहीं कहते कि हमें आप पूरा मौका दो, तो वो यही करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो दौर है, ये जो ध्रुवीकरण या संक्रमण काल जिसको राजनीति कहेंगे, ये दोनों बजे 2023 के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, उसमें ये सब तर्क विचार बहुत जमकर निकलेंगे। आप देखेंगे कि जो तैयारी कुछ पहले शुरू होती थी, वो 2 साल पहले से शुरू कर दी दोनों दल ने, क्योंकि दोनों ही दल 2023 की लड़ाई को दूर की स्थिति में ले रहे हैं। और वहाँ रोचक और अभूतपूर्व चुनाव होना है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इस कारण एक नीलवेश निकाला जाएगा, एक तर्क के आधार पर बात की जाएगी कि आपने ये वादे किए थे, आपने इतने समय में इतना पूरा किया, इनके बताए जाएंगे। माने जो होता है ना, जो ठीक है, आपने एक दूसरे की कमियां खामियां निकालने का काम तो जो है वो किया ही जा रहा है। सनवर साहब, एक और बात है जो बहुत जरूरी है, सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं, उस पर एनालिसिस भी आपकी पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, रीलॉन्चिंग पर बहुत ज्यादा जोर है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने कार्यकाल की उपलब्धियां कम गिना रहे हैं, रीलॉन्चिंग पर जोर दे रहे हैं, और इसके लिए भी आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने सरकार में आने के बाद इसे बंद कर दिया। तो एक तीर से क्या 2 निशाने साधे जा रहे हैं? जिन योजनाओं की रीलॉन्चिंग हो रही है, जाहिर है वो जनता को फायदा पहुंचाने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा इससे मिलेगा। देखिए नाजनीन जी, जब कोई राजनीतिक दल समाज क्षेत्र में काम करता है, समाज के सुख दुख में खड़े होता है, उनके अगर कोई आपदा भी आ जाए तो अपनी जान की परवाह किए बिना उनके आंसू पोंछने का काम करता है, तो वो उम्मीद करता है कि जब लोकतंत्र का यह पर्व आता है तो वो उसके बीच में जाए, आशीर्वाद मांगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद देने का काम किया है। और रही बात, आपने कहा कि रीलॉन्चिंग में हम ये गिना रहे हैं, देखिए अगर उन्होंने बंद की तो की थी, तो ये नहीं कह सकते ना कि चालू की थी। बंद की थी तो बंद की थी,
मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने 25,000 की जगह 50,000 की घोषणा की, नहीं की। उन्होंने विवाह योजना की घोषणा की कि 25,000 रुपए की जगह हम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन दिए नहीं। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी के समय घोषणा की, उनका नारा था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। तो अब जो उनका नारा था तो हम कहते हैं नारा था। अब उन्होंने योजनाएं बंद की तो हम कहते हैं योजनाएं बंद की। लेकिन संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान ये इस बात की चिंता करते हैं कि ऐसी योजनाएं जो जनहितैषी योजना थी, जिन्होंने कायाकल्प किया मध्य प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों में हमारे उन जनजाति भाइयों बहनों का, उन पिछड़े भाइयों बहनों का, वैसी योजनाएं फिर से लागू होना चाहिए और नए कलेवर में और अच्छी बनकर लागू होना चाहिए। तो इस बात की चिंता करने का काम जो करेगा वो तो बोलेगा कि हमने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है, समाज क्षेत्र में जाकर काम करती है। कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुराना राजनीतिक दल है। लेकिन समय समय पर जब वो घर में बैठ गए, वो ट्वीट के माध्यम से, वो ऑफिस के माध्यम से, वो बयानों के माध्यम से अपना राजनीतिक दल चलाने लगे तो उसके टुकड़े होते गए। 47 में महात्मा गांधी जी ने कहा इसको बंद कर दीजिए, लेकिन फिर इंदिरा कांग्रेस बन गई, तृणमूल कांग्रेस बन गई, पता नहीं कौन कौन सी कांग्रेस बन गई। ये बात आजकल आप बहुत ज्यादा याद दिला रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या कह गए थे, लेकिन कमलनाथ जी एक अलग संगठन के साथ, मतलब अपने संगठन को मजबूत करने पर बहुत फोकस नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि नए कलेवर के साथ योजनाएं लाई जा रही हैं, और अवनीश जी, कांग्रेस की कलई खोलने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय रहते हैं। भले दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें, अटैकिंग मोड नजर आता है। कमलनाथ जी पुरानी पेंशन लागू करने की बात करें, अटैकिंग मोड नजर आता है। अभी आपने कमल पटेल को सुना, वो राहुल गांधी को कोसते नजर आए कि आप गिनती गिन रहे थे लेकिन आप सीएम नहीं बदल पाए। तो ये सारी बातें जब जनता के सामने जाएंगी, क्या लगता है कौन सी बात होगी जो मन पर असर कर सकती है? नाज़रीन जी, भाजपा के नेताओं को कांग्रेस के 974 वादे याद रहते हैं वचन पद के। उनको मालूम कांग्रेस पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती, क्योंकि इन्हें तो अगर 18 साल में निकाला जाए तो इनके तो 25,000 से ज्यादा वादे हो गए। खेती लाभ का धंधा 15 लाख, पता नहीं क्या क्या, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, रोजगार। क्या हुआ? उल्टा मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूब गया। नाज़रीन जी, अब बात करते हैं कि जो बार बार इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये गाली देते ना, नाज़रीन जी, इनकी हैसियत नहीं है ना मोदी जी की, ना ही शिवराज जी की। ये इंदिरा गांधी की जिनकी बात कर रही है वही इंदिरा गांधी है जो बैंक आप बेच रहे हो ना, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी करके गई थी। जिस पाकिस्तान के नाम पर आप गंदी राजनीति कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उस पाकिस्तान के 2 फाड़ इंदिरा गांधी ने किए थे। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप गाली देते हो ना, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत का निर्माण किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्य अपने मंत्रियों के साथ मिलकर। अब एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूँ। जब जमीन संशोधन बिल लाया जा रहा था, जब जमींदारी प्रथा खत्म की जा रही थी 26 मई 1951 को, तो उस समय सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो कोई व्यक्ति थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और उस समय नेहरू जी के विपक्ष में सिर्फ 14 सीटें थी, लेकिन नेहरू जी का लोकतांत्रिक तरीका देखिए कि उन्होंने 17 दिन लगातार इस पर बहस चलने दी। ये होता है लोकतंत्र। ये क्या कहेंगे नेहरू गांधी के बारे में? ये आज गांधी जी के चश्मे का उपयोग करते हैं। अवनीश जी, ये तो ठीक है, आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आप वापस कहेंगे कर्ज माफी की बात, आप कहेंगे पुरानी पेंशन बहाली की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की। संबल देख लीजिए, कन्या विवाह देख लीजिए, लाडो देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये बात जो है वो जनता समझेगी? क्योंकि इतना कहा गया है कि आप नहीं कर पाए कर्ज माफी, आप नहीं कर पाए कर्ज माफी, ये बार बार बात आती है। इसे जनता के दिमाग से कैसे वॉश करेंगे आप? ये विधानसभा के पटल पर रिकॉर्ड में हमें अब इसके अलावा कहने की आवश्यकता नहीं कर्ज माफी हुई कितनी हुई है। और बाकी संबल योजना में 37 लाख हितग्राही भाजपा के लोग पाए गए, ऐसे लोग पाए गए जिनके दरवाजे 20 से 25 लाख की गाड़ियां खड़ी थी, हमने पाया। इन्होंने दोबारा अवनीश जी, क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस के जो नेता है वरिष्ठ, वो नए सिरे से कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि सवाल ये है कि आपने जब दल बदल की बात कही, आपने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, आपने कहा विधानसभा के पटल पर जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम कांग्रेस के फेवर में नहीं आए। कहां पर चूक हो रही है कांग्रेस से? लेकिन अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव लड़ती है, मैंने खुद देखा प्रतिपुर विधानसभा उपचुनाव का हाल ही में प्रभारी था। नाज़रीन जी, 13 बार मुख्यमंत्री एक विधानसभा में, मतलब मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं रह जाता है।
आपके 19 मंत्री, कई दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद वहां पड़े हैं। तो जब सत्ता पक्ष इस तरह से चुनाव लड़ेगा नाज़रीन जी, तो चुनाव के परिणाम क्या आएंगे? जो आए वही आएंगे। फिर भी हम तो ये मानते हैं 28 सीटों में से हम 9 सीटें जीत कर लाए और सिंधिया के गढ़ में हम 7 सीटें जीत कर लाए। नाज़रीन जी, ये परिणाम बुरे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हम तो ये मानते हैं कि परिणाम बुरे नहीं है। लेकिन हम फिर कहेंगे, इनको हमारे वादे याद है, खुद के वादे याद नहीं है। इनने स्कूटी देने का वादा किया था, कन्या को लैपटॉप देने का वादा किया था, कई सारे इन्होंने वादे किए थे नाज़रीन जी। इन्होंने नर्सों के लिए वादे, साथी शिक्षकों के लिए वादे किए थे। सिंधिया जी तो सड़क पर उतरने वाले थे, आज तक कोई नहीं उतरा। तो यही मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कमलनाथ जी के वादों का चिंता मत करिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। हमने ही 300 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दिए थे, आपने कुछ नहीं दिया आज तक। हमने राम बन की बात की थी, आपने कुछ नहीं किया। हमने ही पुजारियों का मानदेय बढ़ाया था, आपने कुछ नहीं किया। हमने ही रोजगार सृजन के लिए काम किया, आपने कुछ नहीं किया ना। चलिए ठीक है दुबे सर, कांग्रेस के पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। अवनीश जी कह रहे हैं कि जो चुनाव के परिणाम आए थे, कल ईद है जी, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सेवैया कौन खिलाएगा, ना तो आपने ना सनवर ने। चलिए सनवर साहब भी खिला देंगे और हम भी खिला देंगे, मुंह मीठा करिए। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की ईद वाकई कब होगी? जब वो 23 में चुनाव जीतेगी या 24 की बात कर रहे हैं आप, रणनीति की बात कर रहे हैं? दुबे सर, अवनीश जी कह रहे हैं परिणाम तो सुखद थे, कांग्रेस तैयार है आगामी चुनावों के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वही बातें बार बार जनता के बीच गईं लेकिन जनता के मन पर असर नहीं कर पाई, तो एक बार फिर से उसी रणनीति के सहारे अगर कांग्रेस आगे बढ़ती भी है तो क्या लगता है आपको? दूसरी तरफ अवनीश जी कह रहे हैं कि पूरी सरकार लग गई थी उपचुनाव में। जब यही स्थितियां दिखती हैं छत्तीसगढ़ में, जब सीएम भूपेश बघेल जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल जाता है, तमाम नेता वहां पर जाते हैं, यहां से भी शिवराज सिंह चौहान जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, हालांकि वो परिणाम नहीं मिले खैरागढ़ में। लेकिन जब पैटर्न बदल रहा है राजनीति करने का, तो क्या कांग्रेस को भी बदलना चाहिए? देखिए नाज़रीन जी, एक बात हमें ये भी समझना चाहिए कि उपचुनाव और आम चुनाव में अंतर होता है जी। उपचुनाव में जनता ये सोचती है कि सरकार जिसकी है उसकी प्रतिनिधि को जिताइए तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि ये तय हो गया था जब 28 सीटों के चुनाव हो रहे थे कि भाजपा की सरकार रहेगी अभी, तो ये भी एक फैक्टर होता है। और दूसरा साधनों का, आज जो मैनेजमेंट के चुनाव होने लगे हैं उसमें साधनों का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। तो साधन सत्ता पक्ष के पास होते हैं, तो ये सब चीजें होती है। इसके बावजूद भी उन्होंने जो कहा उनके लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए जब जीतना होता है तो आंधी बनानी पड़ती है विपक्ष के लिए, जनता को आगे किया जाता है। जनता जब चुनाव लड़ती है तब सत्तारूढ़ दल से मुकाबला होता है। और मुझे लगता है कि जब जब जनता खड़ी हुई है देश में तब तब परिवर्तन हुए, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस को, लोगों को दिल जीतना पड़ेंगे, उनकी समस्याओं की आवाज को सत्ताधारी दल तक पहुंचाना पड़ेगा। ये चुनाव अब बहुत आसान नहीं रहेगा, चुनाव अब बहुत एक महायुद्ध जैसे हो गए हैं, जो एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाएगा, मैदान में भी लड़ा जाएगा, जातियों के बीच भी लड़ा जाएगा, धर्मों के बीच भी लड़ा जाएगा। अब पहले जैसा सामान्य चुनाव नहीं रहा कि 2, 5, 10 हजार फॉर्म भर दिए और गेरू से दीवार लेखन हो गया, चिन्ह पहुंचा दिए। मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत हाईटेक हो गए हैं और उसको दलों को वैसा ही लड़ना पड़ेगा। अब साम दाम दंड भेद के चुनाव हो गए, अब वैसे चुनाव नहीं बचे हैं। तो जो दल इसमें दक्षता, क्षमता, जो नेतृत्व दिखा पाएगा, अब चुनाव उसके हैं। पहले नेता होते थे, अब आज यदि पद पे नहीं है तो देख लो आप नेताओं की हालत। पहले मैंने देखा है कि अटल जी की हो, इंदिरा जी की सभा हो जी। चलिए ठीक है, आपने ये सही कहा कि हाईटेक हो रहा है सब कुछ और चुनाव जो हैं वो अब पुराने पैटर्न पर नहीं बल्कि बदलते राजनीति का हिस्सा दिख रहे हैं। सनवर साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए प्रयोग करती है। आपका ये एजेंडा होता है कि किस तरीके से आप जनता के बीच जा सकें, उनके साथ कनेक्शन बिठा सकें। तो क्या इसके लिए कुछ नया नहीं सोच पा रही अभी पार्टी? आप रीलॉन्चिंग पर बहुत ज्यादा आश्रित दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? देखिए नाज़रीन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी तो इतना ज्यादा काम करती है कि उस तरह से हम इसको लेते हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारे साथ विद्वान पत्रकार साथी बैठते हैं उन्होंने भी इस तरह से लिया है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी तो इतने नवाचार करती है और इतनी सघनता के साथ काम करती है कि एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो वो पेट्रोल या लेने के लिए नीचे लैंड भी नहीं करता है, उसको हवा में ही पेट्रोल दे दिया जाता है और दूसरे कार्यक्रम में लगा दिया जाता है। देखिए बुद्ध विस्तारक योजना, कैसे हम संगठन को सशक्त बनाएं,
उसके लिए बूथ विस्तारक योजना आई, 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, 65,000 बूथों को में से 61,000 को डिजिटल किया और वो योजना हमारी चल ही रही थी। और साथ में समर्पण निधि, और समर्पण निधि के साथ ही त्रिदेव कार्यक्रम। सनवर साहब, इस बार बूथ विस्तारक पे और समर्पण निधि पर आपको नहीं लगता आपके संगठन को ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी? आपको भी कुछ वक्त बढ़ाना पड़ा, टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था और उसको अचीव करने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज? नहीं नाजनीन जी, ये तो देखिए देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ संगठन आधारित राजनीति होती है, समाज क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति होती है, राष्ट्र फर्स्ट उसके लिए राजनीति होती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता एक के बाद एक लगातार सक्रिय मोड में रहकर और समाज क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टारगेट पूरा, टारगेट तो आप कहिए मीडिया के द्वारा बोला गया टारगेट है कि 100 करोड़ या 200 करोड़। देखिए कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी और उनके मध्य प्रदेश, उनका प्राण, यहाँ 200 क्या, यहाँ तो 400 करोड़ भी आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वतः आकर उस समर्पण को समर्पित करेंगे। चलिए अवनीश जी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा समर्पित हैं, चाहे टारगेट कुछ भी हो। क्या अब कमलनाथ जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उतना एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि दिग्विजय भी कह रहे हैं कि अगर एकजुट हो गए तो कोई चुनाव नहीं हार सकते, यानी ये कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आनंद जी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक है, वचनबद्ध है, कटिबद्ध है 2023 में दोबारा सरकार बनाने के लिए। आपने देखा होगा जब कमलनाथ जी बैठक लेते हैं तो सारे नेता एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। बाकी नाज़रीन जी, जो मैंने शुरुआत में कहा था परिचर्चा की, वो बात सनवर भाई ने साबित कर दी। मैंने एक ही बात कही थी कि हम कोई चुनावी पैंतरा नहीं फेंकते हैं, हम तो जनहित की बात करते हैं। अभी सनवर भाई का आपने पूरा, अभी जो आखिरी में जो आपने उनसे नरेशन पूछा, उन्होंने सिर्फ अपने संगठन की बात की, अपने पार्टी की बात की, अपनी बैठकों की बात की, अपने प्रशिक्षण की बात की, अपने बूथों की बात की। कहीं एक बार उन्होंने रोजगार के लिए बात करी, कहीं एक बार उन्होंने महंगे डीजल पेट्रोल की बात करी, कहीं उन्होंने पेंशन बहाली की बात करी, नहीं करी, कहीं उन्होंने किसानों के हितों की बात करी, नहीं करी। तो यही फर्क है भाजपा में, कांग्रेस में। भाजपा सिर्फ मेरा मेरा मैं, और कांग्रेस पार्टी सदैव जनहित के काम करती है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो जनता की बात करेगा वही जनता को पसंद भी आएगा। तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि ये सियासत में रीलॉन्चिंग योजनाओं की किसका पासा बदल पाएगी, किसका दांव कामयाब होगा और जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।